हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू एडिटोरियल और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर को, वोकैबलरी को और साथ ही साथ रीडिंग स्किल को। तो वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मेरी सभी वीडियोज़ वॉच करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो शुरू करते हैं आज के इस एडिटोरियल को। और आज के जो वर्ड मीनिंग है लगभग 15-16 मैंने नए ऐड करे हैं हमारी एडिटोरियल वोकैबलरी वाली पीडीएफ के अंदर फ्रॉम वर्ड नंबर 362। ये अभी साथ साथ पढ़ेंगे। पहले शुरू करते हैं रीड करना। सबसे पहले देखो हमारा टाइटल, बिटर विक्ट्री, कड़वी जीत। बिटर मतलब कड़वा, विक्ट्री जीत, तो कड़वी जीत। एडिटोरियल किस पर है? ऑन द एशिया कप 2025 फाइनल, तो एशिया कप के 2025 के फाइनल पर। इसमें तो कुछ नहीं है, आगे देखो सब टाइटल, इंडियाज एटीट्यूड, भारत का रवैया, टू प्लेइंग स्पोर्ट्स विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ खेल खेलने का, मेक्स नो सेंस, तो इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि जो भारत का रवैया है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। यहाँ पे मेक नो सेंस मतलब कोई अर्थ ना निकलना, कोई मतलब ना होना, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एटीट्यूड यहाँ पर है सब्जेक्ट और इसीलिए हमने मेक के साथ लगा दिया एज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ खेल खेलने का भारत का रवैया जो है मेक्स नो सेंस, इसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब जिस तरह से वो बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे पहला वर्ड याद करेंगे, मेक नो सेंस, कोई अर्थ ना होना, कोई मतलब ना होना। एटीट्यूड इज रवैया, बिटर विक्ट्री कड़वी जीत। तो ये था टाइटल एंड सब टाइटल। अब आ जाओ मेन न्यूज की तरफ। स्पोर्ट इज ऑलवेज लेस्ड विद पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स हमेशा से जुड़ा हुआ है पॉलिटिक्स से, राजनीति से। जैसे आप अपने जूतों के लेसेस बांधते हैं, तो लेस यहाँ पे वर्ड आ रहा है, तो लेस्ड विद मतलब किसी चीज से जुड़ा हुआ, बंधा हुआ। ऐसे ही स्पोर्ट मतलब खेल हमेशा से जुड़ा हुआ है राजनीति से, सिंपल। बट लेकिन रेयरली डज इट लूज इट्स कैरेक्टर, बहुत ही कम ऐसा मौका होता है जब ये अपना चरित्र खोता है। मतलब जो स्पोर्ट्स का स्पिरिट है वो हम बना के रखते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे चांसेस आते हैं जब हम अपने स्पिरिट को खोते हैं, अपने स्पोर्ट्स के कैरेक्टर को खोते हैं। तो यहाँ रेयरली बता रहा है दुर्लभता को, मतलब बहुत ऐसा रेयर चांस होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं। और ये जो आप देख रहे हो डज इट लूज, ये हमारा इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे इट लूजेस ये होता प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे लगाया रेयरली। जैसे हमने एक लेसन किया था, हार्डली हैड, रेयरली हैड, स्कार्सली हैड। ठीक है, वो इन्वर्जन का रूल था, तो वो पास्ट परफेक्ट में था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ऑब्वियसली डज का बाहर आना बनता ही है। वर्कबुक पार्ट 3 का एडवांस्ड लेसन। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए हमने क्या किया, इट जो सब्जेक्ट है उससे पहले लगा दिया डज, और इट यूज किया गया स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, खेल। तो ये अपना कह रहे बहुत कम ऐसा मौका होता है जब ये अपना चरित्र खोता है। एज इट डिड, जैसा कि इसने खोया। अब यहाँ पे डिड लगाया, डिड डू मतलब करना, डिड मतलब किया, इट डिड इसने किया, लेकिन यहाँ पे करने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे लूज कैरेक्टर की बात हो रही है, मतलब कैरेक्टर को खोने की बात हो रही है। तो जैसा कि एज इट डिड, जैसा कि इसने खोया, यहाँ पे डिड मतलब खोया। कहाँ पे खोया? जैसे कि इन क्रिकेट्स एशिया कप 2025, क्रिकेट के एशिया कप 2025 में। सिंपल है एकदम। अभी आओ पहले वर्ड मीनिंग पे। सबसे पहला वर्ड याद करेंगे लेस्ड विद, मतलब किसी चीज से जुड़ा हुआ, भरा हुआ, मिला हुआ। ठीक है, हिंदी कुछ भी निकाल लो, जूते के जो लेसेस है उससे याद रख सकते हो। तो भरा हुआ, मिला हुआ, संयुक्त किया हुआ, जुड़ा हुआ, हिंदी कुछ भी निकाल सकते हो। और ये रहे इसके कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स, ये आप पढ़ सकते हो अपने आप। और ये रहे इसके कुछ एग्जांपल्स। तो वीडियो को पॉज करो, इनको अच्छे से पढ़ो, तभी दिमाग में सारे वर्ड अच्छे से बैठेंगे। ठीक है, तो अभी आओ वापस। और रूल्स की अगर बात करें तो लेस्ड विद, ये लेस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अवस्था को बता रहा है, बट कंजंक्शन है। रेयरली डज इट, ये हमारा इन्वर्जन का रूल। और एज, ये वीडियो नंबर 200 एज का रूल। और इट डिड पास्ट इंडेफिनिट। तो एक ही सेंटेंस में कम से कम 4-5 अलग रूल यूज हुए। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको नहीं पता
तो मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, बेसिक से लेकर पूरे एडवांस्ड लेवल तक। पूरी इंग्लिश को सिखाने के बाद ही हमने एडिटोरियल न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू किया है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और आप सीधा ये चीज़ें पढ़ने लगते हो तो आपको इंग्लिश हमेशा मुश्किल लगेगी, कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। पहला स्टेप होता है रूल्स पे मास्टरी अचीव की जाए, उसके बाद ये सब पढ़ो, आपको तभी बेनिफिट होगा, ठीक है। और जिसको मुझसे सीखना है रूल्स में मास्टरी अचीव करनी है तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर मेरा कंप्लीट कोर्स है, 4,500 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग है, 500 से ज़्यादा वीडियोज़ है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। 30 डेज का स्पीकिंग चैलेंज मीन्स एवरीथिंग है। तो अगर सीखना है तो डाउनलोड कर लेना ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी डिटेल आपके सामने है। तो अभी आओ वापस, आगे लिखा है अंडर वार्म दुबई स्काइज। दुबई के जो आसमान है, अंडर वार्म मतलब जो दुबई के गर्म आसमान है। इंडिया रिट्रिएटेड, इंडिया ने दोहराया, ठीक है। अब ये अंडर वार्म दुबई स्काइज का मतलब सेंस तो पकड़ रहे होगे। अब दुबई में गर्मी होती है तो वही लिखा है कि दुबई की ये जो तपतपाती गर्मी है, ठीक है। तो कह रहे इंडिया ने दोहराया, इंडिया रिट्रिएटेड। किसी की जब हम बात को पुनः दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, या किसी बात पे जोर देते हैं, या किसी भी चीज़ को रिपीट करते हैं तो हम यूज़ करते हैं रिट्रिएट करना। बहुत बार बता चुका हूँ। तो भारत ने भी दोहराया, रिपीट किया, किसको? इट्स कॉन्टिनेंटल डोमिनेंस को। डोमिनेंस मतलब प्रभुत्व, अपना दबदबा, ठीक है, अपनी सुप्रमेसी। और कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंट से जुड़ी हुई, ठीक है। तो दुबई के गर्म आसमान के नीचे भारत ने दोहराया अपने महाद्वीपीय प्रभुत्व को। आगे देखो, द डिफेंडिंग चैंपियन रिटेन्ड द एशिया कप। ये जो डिफेंडिंग चैंपियन है इन्होंने बरकरार रखा एशिया कप को। डिफेंडिंग चैंपियन अगेन अच्छा वर्ड है। तो डिफेंडिंग चैंपियन कौन होता है? जो पिछले साल का विजेता होता है उसको बोलते हैं डिफेंडिंग चैंपियन, गत विजेता, पुराना चैंपियन, ठीक है। और रिटेन मतलब बनाए रखना। जैसे कोई वर्ड आप याद रखते हो, आपने कोई वर्ड याद किया, जैसे डिफेंडिंग चैंपियन आपने याद किया, आपको काफ़ी लंबे समय तक आपने इसको याद रखा हुआ है, आप भूले नहीं हो, आपने इसको रिटेन किया हुआ है। तो बरकरार रखना, बनाए रखना, इंटैक्ट रखना, ठीक है। तो ये जो पिछले साल के विजेता हैं, रिटेन्ड द एशिया कप, तो इन्होंने एशिया कप को बरकरार रखा, मतलब इस बार भी इन्होंने जीता। आफ्टर बाद में, किसके बाद? संडेज फाइनल, जो संडे का फाइनल है, स्वंग तो ये मुड़ा, इंडियाज वे, भारत की तरफ। तो कह रहे हैं संडे के फाइनल के भारत की तरफ मुड़ने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर संडेज फाइनल सब्जेक्ट है, तो ये संडेज फाइनल सब्जेक्ट हो गया। स्वंग यहाँ पर हमारा क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, इंडियाज वे, अदर वर्ड। स्विंग मतलब झूलना, जैसे आप झूलते हो ना, इस तरह से झूलते हो, स्विंग करते हो। तो मान लो ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है। अब हम कह रहे हैं विक्ट्री किसकी तरफ जाएगी? इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी या इधर जाएगी? हमने क्या बोला? इधर जाएगी, इंडिया की तरफ। इसीलिए लिखा है संडे का जो फाइनल है, विक्ट्री जो है, स्वंग वो किस तरफ झूली? इंडियाज वे, भारत की तरफ। ये मतलब है इसका, ठीक है। व्हेन, जब पाकिस्तान इम्प्लोडेड, जब पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया। अगेन बहुत अच्छा वर्ड है, इम्प्लोडेड। याद करो एक्सप्लोड क्या होता है? कोई भी बाहरी चीज, जैसे बॉम्ब का ब्लास्ट होना, तो बाहरी जो विस्फोट होता है, फटना, ठीक है, बाहरी रूप से फटना, उसको बोलते हैं एक्सप्लोड। बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया, बट यह है इम्प्लोड, तो इसका मतलब भी फटना है, लेकिन आंतरिक रूप से, अंदर से फटना। और क्या सेंस दे रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट? हार जाना, बुरी तरह से हार जाना। और पूरा मतलब निकाल लो कि जो पिछले साल का विजेता है उसने एशिया कप को उसको बनाए रखा। संडे के फाइनल, संडे का जो फाइनल है वो इंडिया की तरफ आने के बाद जब पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया। सिंपल। अभी आओ वर्ड मीनिंग पे। तो पहला था लेस्ड विद, किसी चीज़ से बंधा हुआ होना, जुड़ा हुआ होना, संयुक्त होना। रेयरली मतलब बहुत रेयर चांस होते हैं, कम चांसेस होते हैं। लूज कैरेक्टर मतलब अपना चरित्र खो देना। देन रिट्रिएट, किसी बात को पुनः दोहराना, कोई भी चीज़ हो सकती है। डोमिनेंस प्रभुत्व या दबदबा। डिफेंडिंग चैंपियन पिछले साल का विजेता। रिटेन बरकरार रखना, बनाए रखना। स्विंग झूलना, और स्वंग सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। और इम्प्लोड, इम्प्लोड मतलब भीतर की ओर फटना, अंदर से टूटना, असफल होकर ढह जाना। सिंपल है।
और ये रहे इसके एंटोनिम सिनोनिम्स और ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो अभी वापस आओ, बाकी पुरानी वर्ड है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, द वेस्टर्न नेबर। वेस्ट मतलब पश्चिम, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी, नेबर इज पड़ोसी, यानी कि भारत का पश्चिमी पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान। तो ये वॉज प्लेस्ड एट 84, तो ये 84 रन पे था फॉर 1 यानी कि एक विकेट पर, इन 9.4 ओवर्स, इतने ओवर्स में। बट लेकिन देन फिर लॉस्ट 9 विकेट्स, फिर इसने खो दिए 9 विकेट्स, एडिंग जस्ट 62, केवल 62 रन ऐड करते हुए, ठीक है, 9 विकेट खो दिए। वाइल जबकि द इंडियन स्पिनर्स, भारत के जो स्पिनर्स हैं, प्रिवेल्ड ये छा गए, ये हावी हो गए या फिर ये जीत गए। यहाँ पे वर्ड आया प्रिवेल। प्रिवेल का मतलब होता है, दिस इज वर्ड नंबर 364, प्रिवेल ये वर्ब है, मतलब जीतना, प्रबल होना या बहुताय में होना, हावी होना। जब कोई एक चीज दूसरी पे हावी हो जाती है, उस पर छा जाती है, तो हम यूज करते हैं प्रिवेल। जैसे इस केस में भारतीय जो स्पिनर्स हैं, प्रिवेल्ड ये छा गए, ये हावी हो गए किस पे? पाकिस्तान पर। ठीक है, सिंपल है एकदम, ये आप याद कर लो। ये इसके नीचे लिखे हुए हैं सिनोनिम एंटोनिम्स, ये आप पढ़ सकते हो अपने आप। ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो ये आपका काम। अभी आओ वापस, टेंसेस अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न नेबर सब्जेक्ट है, प्लेस्ड यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब उस स्थान पर होना, किस स्थान पर? 84 के लक्ष्य पर, ठीक है, मतलब 84 रन पे। तो प्लेस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव शो कर रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग। देन बट कंजंक्शन आ गई, देन लॉस्ट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका सब्जेक्ट भी यही है, ठीक है। वेस्टर्न नेबर लॉस्ट, इन्हें खो दिए इतने विकेट्स। वाइल हमारी कंजंक्शन है, जबकि, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। और इंडियन स्पिनर्स सब्जेक्ट, प्रिवेल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो पाकिस्तान 84 रन पे था एक विकेट पर 9.4 ओवर्स में, जब उसने 9 विकेट्स खो दिए ऐड करते हुए केवल 62 रन्स, जबकि इंडियन स्पिनर्स जो है वो छा गए या वो हावी हो गए। बट लेकिन इंडिया डिड नॉट हैव इट इजी, लेकिन भारत के लिए ये आसान नहीं था। चेजिंग 147 का पीछा करते हुए, इट्स टॉप 3, इनके जो टॉप 3 थे मतलब भारत के, वर बैक इन द हट, तो वो वापस चले गए, मतलब वो आउट हो गए थे तो वापस चले गए अपने पवेलियन में। तो बैक इन द हट मतलब आउट होकर वापस चले जाना। वाइल जबकि, द स्कोर रेड यानी कि स्कोर था अ मेरी 20, मात्र के 20। जब कोई आप आंकड़े पढ़ते हो, जैसे किसी का हाउस नंबर है, उस पर लिखा हुआ है कि भाई 189 हाउस नंबर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई उस पर उसका हाउस नंबर है ये वाला, ठीक है। तो रीड यूज किया जाता है कुछ लिखी हुई चीज को बताने के लिए। तो मेरी मतलब मात्र, और 20, ठीक है। तो स्कोर मात्र कितना था? 20। पाकिस्तान अगेन हैड अ चांस, पाकिस्तान को फिर से एक मौका मिला। यहाँ पे हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हैव अ चांस मतलब मौका मिलना, हैव का सेकंड फॉर्म हैड, टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो पाकिस्तान को मौका मिला फिर से, बट लेकिन इंडिया फाउंड न्यू हीरोज, भारत को मिले नए हीरोज। इन में, किन में मिले? तिलक वर्मा में, संजू सैमसन में एंड शिवम दुबे। तो इनमें भारत को नए हीरोज मिले। ये भी कुछ खास नहीं है, सिंपल इंग्लिश। नाउ नेक्स्ट, तिलक्स मैच विनिंग अनबिटन 69। तिलक का अपोस्ट्रोफस लगा है, यानी कि तिलक का ये जो अनबिटन 69 है, अनबिटन मतलब हो जाता है क्रिकेट की लैंग्वेज में नाबाद 69 रन जो है बिना आउट हुए, अनबिटन। और मैच विनिंग मतलब मैच को जिताने वाले। तो तिलक का मैच को जिताने वाला नाबाद 69 रन जो है, फर्दर हाईलाइटेड, इसने और ज्यादा उजागर किया, और ज्यादा शो किया, दिखाया। किसको दिखाया? इस पारी ने किस चीज को दिखाया? द रिच वेन को, रिच वेन ऑफ टैलेंट को। वेन आप जानते हो आपकी नसें होती हैं, और अगर आप नसों को देखो तो वो धाराओं की तरह होती है, ठीक है। और रिच का मतलब समृद्ध, ठीक है, जो काफी रिच होती है, रिच एक्सपीरियंस होता है। जैसे मान लो मुझे इंग्लिश का क्या है, रिच एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज है, समृद्ध ज्ञान, रिच नॉलेज। ऐसे ही रिच वेन का मतलब हुआ समृद्ध धारा, ठीक है, समृद्ध सोर्स, समृद्ध स्रोत, हिंदी कुछ भी निकाल सकते हो। तो प्रतिभा का ये जो समृद्ध स्रोत है, धारा जो है, ठीक है, इसको दिखाया।
टैलेंट का तो चलो मान लिया हमने कि टैलेंट है, प्रतिभा है, उसका हम समृद्ध जो धारा है, टैलेंट की धारा समृद्ध, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसको हाईलाइट किया इस नाबाद 69 रन ने। और ये धारा कौन सी कह रहे हैं, कोर्सिंग थ्रू, जो बह रही है। कौन सा टैलेंट, कौन सा रिच स्रोत, कौन सा रिच वेन, कौन सी रिच धारा, कोर्सिंग थ्रू, जो बीच से बह रही है। किसके बीच से बह रही है, इंडियाज क्रिकेटिंग हार्ट, भारत का जो क्रिकेट का हार्ट है, भारत की क्रिकेट की धड़कन। ठीक है, अब इसकी हिंदी पूरी निकाल सकते हो, छोटा सा ही वैसे, कि भारत की क्रिकेट की धड़कन जो है उसके बीच से गुजरता हुआ या गुजरती हुई भारत की प्रतिभा की समृद्ध धारा जो है, तो इसको दिखाया, इसको हाईलाइट किया और ज्यादा। किसने, तिलक की मैच जीतने वाली नाबाद 69 की पारी ने। तो ये मतलब है। अभी आओ वर्ड मीनिंग पर। पहला आप याद कर लेंगे, रिच वेन, वेन मतलब नस नाड़ियां जो आपकी होती है, या धारा कह सकते हो, स्रोत कह सकते हो। रिच मतलब समृद्ध, हाईलाइट मतलब शो करना, दिखाना, उजागर करना। कोर्स थ्रू, किसी चीज के माध्यम से बहना। अनबिटन, नाबाद, मैच विनिंग, मैच को जीतने वाला। ठीक है, और हैव अ चांस, मौका होना। तो यही इसके अंदर वर्ड है, और मैं आपको ये वर्ड भी दिखा देता हूँ। 365 कोर्स थ्रू मतलब होता है से बहना, के माध्यम से प्रवाहित होना, तेज गति से किसी रास्ते मार्ग से गुजरना। जैसे आप इंग्लिश का कोर्स करते हो, कंप्यूटर का कोर्स करते हो, कोई भी कोर्स करते हो, तो आप यहां से लेकर यहां तक बहते हो, इसके बीच से गुजरते हो, तो इसको बोलते हैं कोर्स। एक मैंने आपको स्ट्रक्चर भी कराया था, इन द कोर्स ऑफ टाइम, तो आपके सामने ये कोर्स है। आई होप समझ में आया होगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स, ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ना आपका काम, और ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स जहाँ पे आप इस वर्ड को बेटर वे से समझ सकते हो। ठीक है, अभी आओ वापस। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, इंडियाज, भारत का 5 विकेट ट्रम्प, जो 5 विकेट की जीत है, विद 2 डिलीवरीज टू स्पेयर। अब डिलीवरीज मतलब बॉल और स्पेयर मतलब बचा हुआ, तो 2 बॉलें बची थी अभी, इसलिए लिखा है विद 2 डिलीवरीज टू स्पेयर। तो 2 बॉलें जो बची थी और जो 5 विकेट की जो भारत की जीत है, तो कह रहे कैप्ड, इसने लिमिट कर दिया, इसने समाप्त कर दिया। कैप अभी हमने वर्ड पढ़ा था इसी में 341 वर्ड पिछले से पिछली वीडियो में हमने किया था एडिटोरियल में, जिसका मतलब था लिमिट करना। ठीक है, एक आप सिर पे टोपी डालते हो, एक होता है किसी को लिमिट करना या उस चीज पर रोक लगा देना, कैप करना। ऐसे ही यहाँ पे क्रिकेट की सेंस में कैप कर दिया। ठीक है, इंडिया की जो ये जीत है, तो इसने क्या किया, कैप कर दिया, समापन कर दिया, खत्म कर दिया। किसको खत्म किया, अ फाइन एशिया कप कैंपेन, ये जो शानदार एशिया कप का अभियान है इसको। इन विच, जिसमें, ऑल गेम्स वर वॉन, सारे मैच जीते गए। ऑल गेम्स ऑब्जेक्ट है, वर लगा वॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, तो जिसमें जीते गए सारे मैच, एंड और आर्क राइवल पाकिस्तान, और जो मेन राइवल, राइवल मतलब होता है प्रतिद्वंदी, दुश्मन, तो वो जो पाकिस्तान है, वॉज हम्बल्ड थ्राइस, तो उसको 3 बार पटका गया, उसको 3 बार हराया गया। यहाँ पे आर्क राइवल पाकिस्तान जो है ये ऑब्जेक्ट है, हम्बल्ड यहाँ पर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज लगाए, तो आर्क राइवल पाकिस्तान वॉज हम्बल्ड, ये है पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, एंड से जोड़ा गया सेंटेंस को, और यहाँ ऑल गेम्स वर वॉन, ये भी क्या है, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। और क्रिकेट में जहाँ भी आता है हम्बल्ड, किसी को हम्बल कर दिया, यानी कि उसको हरा दिया। अब जो हारेगा वो विनम्र हो जाता है ना, थोड़ा ईगो नहीं रहता, तो झुक जाता है, इसको बोला हम्बल। तो 3 बार हराया। नेक्स्ट, बट लेकिन, दिस वॉज अ विक्ट्री, यह एक जीत थी। और कैसी जीत थी, सलिड, सलिड मतलब कलंकित, तो ये एक कलंकित जीत थी। कैसे कलंकित हुई थी ये जीत, कह रहे हैं बाय द एंटिक्स ऑफ इंडियन स्क्वाड, जो इंडियन स्क्वाड है, इंडियन टीम है, इसके जो एंटिक्स, एंटिक्स मतलब जो भी शरारती हरकतें होती है, जैसे बंदर कैसे अजीब अजीब हरकत करता है, तो इनको बोलते हैं एंटिक्स। ये हमने स्टोरीज में भी वर्ड किया था। अब ये विक्ट्री की बात हो रही है, कैसी विक्ट्री, हम यहाँ लिख सकते थे विच वॉज सलिड, जिसको कलंकित किया गया, किन के द्वारा, बाय द एंटिक्स ऑफ इंडियन स्क्वाड, भारतीय स्क्वाड के द्वारा, उनकी हरकतों के द्वारा। अभी आओ वर्ड मीनिंग पर। सो दिस इज आर्क राइवल मतलब मुख्य प्रतिद्वंदी, सबसे बड़ा विरोधी, मुख्य शत्रु, सिंपल। ये बाकी पढ़ना आपका काम। नेक्स्ट, सली, सली इज अ वर्ब, दाग लगाना, कलंकित करना, गंदा करना, ये इसके और
सिनोनिम्स है, आप पढ़ सकते हो। डिफाइल करना, जैसे आप जैसे बोलते हैं ना, वाटर इज डिफाइल्ड, फूड इज डिफाइल्ड, खाना झूठा है, फूड इज डिफाइल्ड, ठीक है, डिफाइल्ड। तो ये सारे पढ़ना आपका काम। सिंपल हो गया। एक और वर्ड देख लो, ये है एंटीक्स, मतलब शरारती हरकतें, मजेदार या अजीब हरकतें, चुलबुली, असामान्य गतिविधियां। नेक्स्ट वन, सूर्य कुमार मैन, सूर्य कुमार के जो आदमी है, मतलब वो क्रिकेट वाले सारे, रिफ्यूज्ड, उन्होंने इनकार कर दिया, टू शेक हैंड्स, हाथ मिलाने से, विद देयर पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स, अपने पाकिस्तानी समकक्षों से, ऑल थ्रू द चैंपियनशिप, पूरी चैंपियनशिप में। सिंपल। अभी आप में से कई नए जुड़े होंगे चैनल पे, वो पूछ रहे होंगे ये काउंटर पार्ट तो आपने बोल दिया समकक्ष होता है, अब हमें नहीं पता समकक्ष क्या होता है। पता नहीं कितनी बार बता दिया मैंने, 50 बार बता दिया होगा। तो जो इंडिया की टीम है जिस पोजीशन पर है, वैसे ही दूसरे कंट्री में जो जिस पोजीशन पर होगा, तो उसको बोलेंगे एक दूसरे के समकक्ष। अगर भारत का प्रधानमंत्री है, ऐसे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, तो जिस पोजीशन पे हमारे देश में कोई है, वैसे ही दूसरे देश में कोई उसी पोजीशन पर हो, तो वो एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स होते हैं, समकक्ष होते हैं, ठीक है। और दूसरा वर्ड है यहाँ पे रिफ्यूज, इनकार करना। तो सूर्यकांत के जो आदमी है, उन्होंने मना कर दिया हाथ मिलाने से अपने पाकिस्तानी समकक्षों से पूरी चैंपियनशिप में। सेमीकोलन डाल के इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। एंड इवन मोर ऑब्नॉक्शियस ट्रेट, ट्रेट मतलब होता है गुण। जैसे आपने कभी कॉलेज में अगर पढ़ा हो, कम्युनिकेशन का एक सब्जेक्ट होता है, उसमें पर्सनैलिटी ट्रेट्स हम पढ़ते हैं, मतलब पर्सनैलिटी के लक्षण, गुण। तो लक्षण इसको बोलते हैं, ठीक है। लक्षण से आपको पता चलता है ना कोई बीमार है कि नहीं, सिम्टम्स जो बोलते हो। और ऑब्नॉक्शियस मतलब आता है अप्रिय, जो बहुत ही ज्यादा, जिस चीज से आपको नफरत हो, अत्यंत अप्रिय, जिससे आपको बहुत ज्यादा नफरत हो, उसको बोलते हैं ऑब्नॉक्शियस। ये वर्ड हमने किया था 1000 एडवांस वोकैबुलरी में। तो इवन मोर मतलब और भी ज्यादा, ठीक है। कह रहे हैं एन, एक, इवन मोर कह रहे हैं और भी ज्यादा, जो अप्रिय लक्षण है, वॉज रिवील्ड, वो सामने आया। यहाँ पे ट्रेड जो है ये ऑब्जेक्ट है, वैसे पूरे को मान सकते हो। ये जो लक्षण है वॉज रिवील्ड, रिवील्ड मतलब खुलासा होना, प्रकट होना, सामने आना। तो ये थर्ड फॉर्म हो गया, पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो एक तो इन्होंने हाथ मिलाने से मना किया। दूसरा कह रहे हैं और भी ज्यादा ये अप्रिय लक्षण जो है वो सामने आया। कब आया सामने? कह रहे हैं व्हेन, जब द विक्टर्स, जो ये विजेता है, रिफ्यूज्ड, जब इन्होंने इनकार कर दिया एक्सेप्ट करने से ट्रॉफी को, फ्रॉम, किससे? मोहम्मद नकवी से, एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रेसिडेंट से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ से, एंड ऑल्सो पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर। तो इनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। तो क्या हुआ? ये जो ट्रेट है, ये जो लक्षण है, ये उभर कर आया, ये सामने आया। और कैसा ट्रेट है? ये है ऑब्नॉक्शियस, अत्यंत अप्रिय, जो बहुत ही, जिससे नफरत हो। अभी आ जाओ नेक्स्ट, द स्कार्स ऑफ द पहलगाम टेरर अटैक। पहलगाम आतंकी हमले के जो स्कार्स हैं, जो निशान हैं, एंड और द एंग्स्ट, और जो नाराजगी है, एंग्स्ट मतलब नाराजगी, गुस्सा, दुख, ओवर ऑपरेशन सिंदूर, तो ऑपरेशन सिंदूर पर जो नाराजगी है, में लिंगर, तो वो बनी हुई हो सकती है। लिंगर ओवर आपने पढ़ा था, वर्ड नंबर मुझे याद नहीं है, 60 61 के आसपास कुछ होगा इसी पीडीएफ के अंदर। तो लिंगर मतलब जैसे आपने चाय की कॉफी ली हुई है, तो आपने काफी देर सोची जा रहे हो, मतलब उसी सिचुएशन पे आप टिके हुए हो। अगर आप कोई अपनी पुरानी मेमोरी वाली फोटो निकाल लो जिसमें आप छोटे थे, अगर आप उसको देख रहे हो तो आप उसको देखते ही जाते हो। तो जितना देर आप किसी चीज पे टिक रहे हो, तो हम बोलेंगे कि आप उस पर लिंगर ओवर कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही कह रहे हैं जो ये निशान है, कौन से निशान? पहलगाम टेरर अटैक के। और जो ये नाराजगी है, कौन सी? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। कह रहे हैं मे लिंगर, हो सकता है ये बनी हुई हो, ये बरकरार हो, बट लेकिन दिस वॉज पुअर बिहेवियर ऑन द फील्ड, लेकिन ये मैदान पर खराब व्यवहार था। सिंपल। वर्ड मीनिंग आओ, लिंगर मतलब एक ही सिचुएशन में लंबे समय तक टिके रहना। दूसरा एंग्स्ट, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने ऐड किया है क्योंकि नया वर्ड है। ऑब्नॉक्शियस भी देख लो, अत्यंत अप्रिय, कष्टदायक, बेहद असहनीय। बाकी आप अपने आप पढ़ेंगे। ये वर्ड आता है एंग्स्ट, ये पहली बार नया वर्ड आया जिसका मतलब है चिंता। ये मुझे भी नहीं पता था, तो इसका मतलब चिंता या आंतरिक तनाव, भीतरी असंतोष, बेचैनी, ठीक है।
या नाराज़गी भी बोल सकते हो। हिंदी देखो कुछ भी निकाल सकते हो, बस आपको सेंस पकड़ना है। तो चिंता है, तनाव है, ठीक है, भीतरी असंतोष है। अब ये जो भीतरी असंतोष होता है, बेचैनी होती है, इसी को तो आप नाराज़गी भी बोल देते हो, ठीक है। तो ये होता है एंग्स्ट। और ज़्यादा क्लियरली समझने के लिए आप इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ सकते हो। ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो अभी आ जाओ वापस, इसमें और बाकी ऐसा कुछ वर्ड नहीं है। अगर मैं आपको रूल बताऊं तो ये जो सारा दिख रहा है, ये स्कार्स और ये जो एंग्स्ट है, ये सारा क्या है, हमारा सब्जेक्ट। वैसे तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ही सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में भी अगर मेन देखोगे तो निशान की बात हुई है और इस नाराज़गी, इस चिंता, इस तनाव की बात हुई है, ठीक है। तो ये मैं बता रहा है संभावना को, ठीक है। तो ये जो निशान है पहलगाम आतंकी हमले के, और जो ये तनाव है या जो नाराज़गी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, में लिंगर, तो ये बनी हुई हो सकती है, लेकिन ये एक पुअर बिहेवियर था फील्ड पर। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, इफ इंडिया फेल्ट स्ट्रांगली, अगर इंडिया ने महसूस किया स्ट्रांगली अबाउट प्लेइंग, खेलने के बारे में, अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ। तो अगर भारत ने पाकिस्तान के खेलने के विरुद्ध महसूस किया स्ट्रांगली, यानी कि अगर वो नहीं खेलना चाहते थे, इन शॉर्ट कह रहे देन तो द मैचेस शुड हैव बीन स्किप्ड, तो मैचेस को छोड़ा जा सकता था। ये हमारा शुड हैव बीन लगा हुआ है, शुड हैव का पैसिव है, शुड हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैचेस हो गए ऑब्जेक्ट, सिंपल। तो अगर भारत की इच्छा नहीं थी पाकिस्तान के साथ खेलने की, या फिर उनको आपत्ति थी, तो फील स्ट्रांगली जहाँ भी ये इस तरह से आता है, ठीक है, ये अगेंस्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उनको आपत्ति थी। तो अगर ऐतराज़ी था, आपत्ति थी, ठीक है, तो उनको मैच स्किप कर देने चाहिए थे। नेक्स्ट वन, दिस लेम एक्सक्यूज, ये जो झूठा एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज मतलब बहाना, लेम एक्सक्यूज होता है झूठा बहाना, और यहाँ पे जो सेंस दे रहा है वो है कमजोर बहाना। ये जो कमजोर बहाना है, लेम क्या होता है, लंगड़ा होता है ना, तो दो लातों पे खड़े हो तो स्ट्रॉन्ग है, एक पे खड़े हो तो कमजोर हो गए, ठीक है। तो दिस लेम एक्सक्यूज, ये कमजोर बहाना, ये झूठा बहाना, कौन सा बहाना, ऑफ प्लेइंग द नेबर ओनली इन मल्टी टीम टूर्नामेंट, मल्टी टीम टूर्नामेंट में खेलने का पड़ोसी के साथ। नेबर इज पाकिस्तान, प्लेइंग द नेबर मतलब पाकिस्तान के साथ खेलना, सिर्फ मल्टी टीम टूर्नामेंट में। वाइल अवॉइडिंग, बचते हुए, किससे, बायलेटरल फिक्सचर से। बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय, आपस में मतलब भारत पाकिस्तान दो पक्षों के बीच, फिक्सचर्स मतलब मैचेस, ठीक है। तो स्पोर्ट्स वाले जानते होंगे फिक्सचर्स क्या होते हैं, फिक्सचर्स डलते हैं, तो जिसने स्पोर्ट्स खेला है वो अच्छे से जानता है, ठीक है। मुकाबले वाले एक पूरा लिस्ट बनती है, टेबल ऑफ 64 128, ठीक है, लाइक दैट। और वाइल प्लस आईएनजी, कुछ करते हुए, ये हमारा वर्कबुक पार्ट 3 का पहला लेसन है, वाइल प्लस जेरेंड। तो कह रहे हैं जो ये कमजोर बहाना है, कौन सा बहाना, खेलने का, कहाँ खेलने का, मतलब नेबर के साथ, सिर्फ मल्टी टीम टूर्नामेंट में जहाँ पे कई सारी टीमें पार्टिसिपेट करें। तो ऐसा जो कमजोर बहाना है, डज नॉट कट आइज, तो इसका कोई महत्व नहीं है, इसका कोई असर नहीं होता है। कट आइस एक इडियमैटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है असर होना, महत्व होना, प्रभाव डालना, और यहाँ डज नॉट लगा है तो कट आइस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये जो लेम एक्सक्यूज है ये सब्जेक्ट हो गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो ये जो कमजोर बहाना है अपने पड़ोसी के साथ खेलने का सिर्फ मल्टी टीम टूर्नामेंट में, और बायलेटरल जो मैचेस है उनको, उनसे बचते हुए, उनको अवॉइड करते हुए, तो कह रहे हैं ये कोई बढ़िया चीज़ नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखती है, डज नॉट मेक एनी सेंस, ठीक है। डज नॉट कट आइस, इसका कोई प्रभाव नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है, ये मतलब है कट आइस का, ठीक। अभी आओ नेक्स्ट, ब्रॉडकास्ट रेवेन्यूज। रेवेन्यू आप जानते हो, इनकम जो आपको मिल रहा है, पैसा जो मिल रहा है, और ब्रॉडकास्ट मतलब प्रसारण करना, टीवी पे ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं टीवी सीरियल्स और मैचेस कुछ भी। तो ब्रॉडकास्ट रेवेन्यूज, जो प्रसारण से जो इनकम आती है, ठीक है, प्रसारण से जो इनकम आती है, आपने टीवी पे मैच दिखाया तो मैच को लोग देखेंगे, तो उससे कुछ ना कुछ रेवेन्यू आएगा ऐड चलाकर, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू। कुछ दिखाकर, टीवी पे कुछ दिखाकर, फोन पे कुछ दिखाकर, कहीं पर भी दिखाकर, प्रसारण करके जो आय है, इनकम है। गवर्न, तो ये कंट्रोल करती है, गवर्न क्या होता है, कंट्रोल करना, गवर्नमेंट से बना हुआ है, गवर्नमेंट क्या करती है, नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। जैसे मान लो मेरा टेलीविजन है, अब मैं डिसाइड करूंगा कि मैच को किस किस तरह से कब कब दिखाना है, क्या कुछ होगा, ठीक है।
ताकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, तो मेरे को इस वे से करना है ब्रॉडकास्ट। तो इसलिए बोला कि जो ब्रॉडकास्ट है, जो दिखाना है, तो इसका जो रेवेन्यू है तो ये कंट्रोल करता है किसको, दीज क्लैशेस, मतलब इन मुठभेड़ों को, इन मैचेस को, इन कॉम्पिटिशन्स को, इन ऑल टूर्नामेंट्स, सभी टूर्नामेंट्स में। और कौन से क्लैशेस कह रहे हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में जो है, ठीक है। तो ये ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू कंट्रोल करता है भारत पाकिस्तान के मैचेस को सभी टूर्नामेंट्स में। और कौन से क्लैशेस हैं, कह रहे दीज, यह क्लैशेस, यह मैचेस। और कैसे मैचेस हैं, स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड, जिन्हें रणनीति के तहत तय किया गया है, रणनीति के तहत प्लेस किया गया है, लगाया गया है। सिंपल। तो अब हिंदी पूरी निकाल लो इसकी, कि ब्रॉडकास्ट रेवेन्यूज कंट्रोल करते हैं इन रणनीतिक रूप से तय किए गए भारत पाकिस्तान के मुठभेड़ों को, मतलब कॉम्पिटिशन्स को, इन ऑल टूर्नामेंट्स, सभी टूर्नामेंट्स में। और कौन से टूर्नामेंट्स, कह रहे कंडक्टेड, जिनका आयोजन किया जाता है बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इनके द्वारा या ACC के द्वारा। तो ये हो गया सेंटेंस खत्म। अभी करो वर्ड मीनिंग याद। पहला आप याद करोगे, स्किप, नॉर्मल वर्ड है, छोड़ देना। लेम एक्सक्यूज मतलब झूठा बहाना या कमजोर बहाना। देन मल्टी टीम टूर्नामेंट, जिसमें कई टीम पार्टिसिपेट करती हैं। अवॉइड इज बचना। बाइलेटरल इज द्विपक्षीय, दो पक्षों के बीच में। फिक्सर्स मतलब मैच, कॉम्पिटिशन। कट आइज मतलब प्रभाव डालना या महत्व होना किसी चीज का। और गवर्न मतलब कंट्रोल करना, शासन करना। स्ट्रेटेजिकली, रणनीतिक रूप से। प्लेस्ड यहाँ पे मतलब बता रहा है तय किया हुआ है जिसको। क्लैशेस मतलब मुठभेड़, आमना सामना। या मैचेस कंडक्ट मतलब आयोजन करना। नाउ नेक्स्ट, इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेस्ट्स। अब ये कॉन्टेस्ट वही मतलब है क्लैशेस यानी कि मैचेस। ऑलवेज हैड एन एज, तो ये हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं। अब आपको अगर मान लो दो लोग हैं, एक ये, इसको इंग्लिश आती है, इसको इंग्लिश नहीं आती, दोनों इंटरव्यू देने गए। अब आप मुझे बताओ किसका दबदबा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, किसका डोमिनेंस ज़्यादा रहेगा। ऑब्वियसली जिसको इंग्लिश आती है। एक वो व्यक्ति है जो इंग्लिश, जिसको रूल नहीं आते, एक है जिसको रूल्स आते हैं। तो इस एडिटोरियल को वो व्यक्ति पढ़ रहा है जिसको रूल आते हैं, एक वो पढ़ रहा है जिसको रूल नहीं आते। तो अब मेरे को बताओ किसके पास एज होगा, किसके पास एक डोमिनेंस होगा, किसको ज़्यादा समझ में आएगा। ऑब्वियसली इसको। तो वैसे ही कह रहे हैं जो इंडिया पाकिस्तान के जितने कॉन्टेस्ट होते हैं ना, जितने भी टूर्नामेंट मैचेस होते हैं, ऑलवेज हैड एन एज, तो वो हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं, मतलब बाकियों की तुलना में। ये मैं वर्ड आपको दिखा देता हूँ, फिर आप ना और अच्छे से इसको समझ पाओगे। जैसे ये वर्ड अभी हमने कर लिया था, कटाइज, प्रभाव डालना, मान्यतया, असर बनाना। नॉर्मल है, मैंने आपको बता दिया था, ये आप सारा पढ़ लेना। और इसके अगर एग्जाम्पल देखने हैं तो ये रहे एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वर्ड ये है हैव एन एज, जो अभी आपको बताया, सर्वोच्च लाभ होना, थोड़ा बढ़त होना, किसी पर श्रेष्ठता रखना। अभी यही मैंने आपको बताया, दो लोग, तो ये श्रेष्ठ है, ये डाउन है, तो ये होता है हैव एन एज। हैव का सेकंड फॉर्म हैड। तो इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेस्ट हैव ऑलवेज हैड एन एज, तो इनका हमेशा से क्या है, थोड़ा बढ़त रही है, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली है हमेशा। एंड और इट वॉज इनएविटेबल, और ये इनएविटेबल था। इनएविटेबल की हिंदी होती है अपरिहार्य, यानी कि अटल, जो होकर रहेगा, जो घटित होकर ही रहेगा, जिसको आप टाल नहीं सकते हो। तो विच कैन नॉट बी अवॉइडेड इज कॉल्ड इनएविटेबल, अपरिहार्य, अटल। इट यूज किया गया है इस एज के लिए, ठीक है। तो पाकिस्तान इंडिया का जो भी मैचेस हैं वो हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं बाकियों की तुलना में, और ये अटल था, मतलब ये तो होना ही था, एज तो इनको मिलना ही था। और यहाँ पे एज किस वे से है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में मैच हो रहा है और एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, तो एज कैसे इंडिया पाकिस्तान में, मतलब जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो वहाँ पे थ्रिल भी है, मतलब रोमांच भी है, वहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस भी है, प्रतिस्पर्धात्मकता जिसको आप बोलते हो, और उसमें तनाव भी है, टेंशन भी होती है, ठीक है। इसलिए इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसलिए लिखा है हैड एन एज। और यही जो तनाव, कॉम्पिटिटिवनेस जो है, कह रहे ये इनएविटेबल है, इसको रोक नहीं सकते आप, अटल है, ये होकर रहेगा। और क्यों होगा, ड्यू टू पार्टीशन ट्रॉमा, जो ये विभाजन का सदमा लगा हुआ। ट्रॉमा मतलब सदमा, पार्टीशन मतलब अलग करना, विभाजन करना। तो इंडिया पाकिस्तान अलग हुए थे तो उसका सदमा, तो उसकी वजह से। एंड मल्टीपल वॉर्स, और कई वॉर्स की वजह से, तो ये इनएविटेबल है। सिंपल। वर्ड मीनिंग पर आओ। पहला इनएविटेबल, अटल, अपरिहार्य, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। हैव एन एज,
दूसरे की तुलना में थोड़ा सा बेहतर होना, बढ़त होना, दबदबा होना, डोमिनेंस होना। एक ये वर्ड करेंगे पार्टीशन ट्रॉमा, विभाजन का सदमा। नाउ नेक्स्ट, स्टिल अभी भी इन द 1980s कह रहे हैं अभी भी 1980 में दिलीप वेंग्स सरकार एंड जावेद मियांदाद, ये जो भी लोग हैं, वुड गो हार्ड अगेंस्ट ईच अदर, तो इनका एक दूसरे के साथ कड़ी टक्कर होती थी। अब यहाँ पे हमने यूज़ किया वुड, वुड क्यों यूज़ किया, अब आप याद करो हमारा यूज्ड टू का चैप्टर। तो मैंने आपको क्या बताया था, यूज्ड टू की जगह आप वुड भी लगा सकते हो, यहाँ पे लगा हुआ है वुड, यूज्ड टू की जगह पर पास्ट हैबिट के बारे में, पास्ट रिपीटेड एक्शन के बारे में। तो ये जो कह रहे हैं 1980 का जो दशक था, कह रहे हैं उसमें भी ये दो लोग हैं, वुड गो हार्डर अगेंस्ट ईच अदर, ये एक दूसरे के खिलाफ क्या थे, कड़ी टक्कर देते थे, ठीक है, देते थे, पास्ट हैबिट, इसलिए लगाया वुड। ऑन द टर्फ, टर्फ मतलब मैदान पर, और ये ऑन द टर्फ कहीं भी लगा सकते हो, किसी भी चीज़ का मैदान हो सकता है, जरूरी नहीं है क्रिकेट का है, राजनीति का, खेल का, किसी भी चीज़ का। एंड और, तो एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते थे, और वुड हैव अ मील, और खाना खाते थे। अगेन वुड किसको बता रहा है, यूज टू को, और हैव अ मील मतलब खाना खाना, हैव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और ये खाना खाते थे टुगेदर, एक साथ, एट नाइट, रात को, सिंपल। अभी आओ नेक्स्ट, पंजाबी पॉप और शेयर्ड क्यूजिन, क्यूजिन मतलब होता है व्यंजन, जैसे चाइनीज क्यूजिन, इंडियन क्यूजिन, इटालियन क्यूजिन मतलब भारतीय व्यंजन, नेपाली व्यंजन, चाइनीज व्यंजन, इटालियन व्यंजन। तो क्यूजिन मतलब भोजन या फिर व्यंजन, और शेयर्ड मतलब जो साझा है, उधर भी है इधर भी है, जैसे पाकिस्तान में भी वही खाते हैं, हम यहाँ पर भी वही खाते हैं, तो इसको बोल दिया गया शेयर्ड क्यूजिन। तो पंजाबी पॉप है, पाकिस्तान में भी है, यहाँ भी है, मतलब एक दूसरे को समझते हैं हम लोग। तो पंजाबी पॉप जो है, और जो सांझा क्यूजिन है, मतलब एक दूसरे के साथ साझा होने वाले जो भी व्यंजन है, खाना पीना, एंड और इवन कॉमन एक्सप्लेटिव्स, और जो कह रहे हैं यहाँ तक कि जो आम एक्सप्लेटिव्स हैं, एक्सप्लेटिव्स मतलब गाली गलौज, वहाँ भी गाली गलौज देते हैं, यहाँ भी देते हैं, दोनों में कॉमन है। तो कह रहे हैं ये तीन चीज़ें, ठीक है, एक ये पंजाबी पॉप, एक शेयर्ड क्यूजिन, और कह रहे हैं यहाँ तक कि जो आम गाली गलौच है। फोर्ज्ड अ बॉन्ड, इसने बॉन्ड को मजबूत किया है, फोर्ज अ बॉन्ड मतलब बंधन को मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना। कौन सा बॉन्ड, कह रहे हैं बिटवीन प्लेयर्स, खिलाड़ियों के बीच। और कौन से खिलाड़ी, कह रहे हैं स्प्लिट, जो अलग हुए हैं, जो अलग हो रखे हैं, किससे, बाय द वाघा बॉर्डर, वाघा बॉर्डर से, वाघा बॉर्डर है पंजाब में, भारत पाकिस्तान की बाउंड्री, ठीक है। तो स्प्लिट मतलब अलग अलग करना। तो जो कौन से प्लेयर्स, कह रहे हैं हु आर स्प्लिट, जो अलग हुए हैं वाघा बॉर्डर से, ठीक है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड है, तो इसको मजबूत करता है, फोर्ज करता है, क्या चीज, पंजाबी पॉप, शेयर्ड क्यूजिन, और ये जो गाली गलौच है। अभी करो वर्ड मीनिंग याद, फोर्ज अ बॉन्ड बंधन को मजबूत करना, एक्सप्लेटिव्स गाली गलौच, इवन इज यहाँ तक कि, कॉमन मतलब आम, क्यूजिन मतलब व्यंजन, शेयर्ड क्यूजिन मतलब साझा व्यंजन, साझा भोजन, गो हार्ड अगेंस्ट ईच अदर एक दूसरे के खिलाफ कड़ा मुकाबला करना, हैव अ मील खाना, स्प्लिट क्या होता है अलग अलग करना, ये थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा के बना सकते हो। नेक्स्ट वन, बट इन दीज टाइम्स ऑफ श्रिल नेशनलिज्म, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद, मतलब अपने राष्ट्र के लिए कुछ जो भी करते हो तो उसको नेशनलिज्म बोल दिया, किसी भी वे से करते हो। और ये नेशनलिज्म कैसा है, कह रहे हैं श्रिल है, श्रिल का मतलब हो जाता है कोई आवाज़ जो चुभने वाली हो, ठीक है, या फिर बड़ी कर्कश हो, तो उसको बोला गया श्रिल। तो श्रिल नेशनलिज्म मतलब ऐसा नेशनलिज्म, ऐसा राष्ट्रवाद जो चुभने वाला हो, जो कर्कश हो, जैसे इंडिया वाले जो कर रहे हैं, उन्होंने जो मैदान पे किया, उससे क्या हुआ, वो नेशनलिज्म तो दिखा रहे हैं, राष्ट्रवाद दिखा रहे हैं, लेकिन चुभने वाला है, इसलिए इसके लिए यूज किया गया श्रिल नेशनलिज्म। तो कह रहे हैं बट लेकिन इन दीज टाइम्स ऑफ श्रिल नेशनलिज्म, इन चुभने वाले राष्ट्रवाद के दौर में, स्पोर्ट हैज बिकम पार्ट, खेल हिस्सा बन गया है, ऑफ द एक्सटर्नल नॉइस, बाहरी आवाज का। एक्सटर्नल नॉइस का मतलब हो जाता है जैसे मीडिया होगी, पॉलिटिक्स हो गया, और जो सोसाइटी होगी, ये सब अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, मैच के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए बोला है जो भी एक्सटर्नल बाहरी आवाज़ें हैं, जैसे कि मीडिया,
पॉलिटिक्स एट्सेट्रा। तो इनका हिस्सा बन गया है स्पोर्ट। बन तो गया है लेकिन कैसे टाइम में, श्रील नेशनलिज्म का जो ये दौर चल रहा है इसमें। अभी इसमें एक दो वर्ड आप याद करेंगे। एक है ऑन द टर्फ, मतलब मैदान पर, सीधे क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में, सक्रिय रूप से, खेल, राजनीति या बिजनेस, कोई भी हो, उस एनी फील्ड में। नेक्स्ट है एक्सप्लीटिव्स, मतलब गाली गलौज या अपशब्द, इसको तो पढ़ लेना। आगे देखो, श्रील, अभी जो मैंने आपको बताया, तेज और चुभने वाली आवाज। कर्कश, कौवे की आवाज कैसी होती है, कोर्स होती है, कर्कश होती है। कर्कश और तीव्र स्वर, ये इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो, और ये रहे यहाँ पे इसका यूज। इसके बाद अभी आ जाओ आप वापस, इन वन फेल स्वूप। अगेन काफी अच्छा ये इडियोमेटिक फ्रेज है। इसका मतलब, इसको आपको सीधा याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम वालों के लिए। मतलब होता है एक झटके में, एक बार में। इन वन फेल स्वूप, एक ही बार में, एक ही झटके में। सूर्य कुमार्स मैन, सूर्य कुमार के जो आदमी है, एंड और पेटुलेंट पाकिस्तानी प्लेयर्स, और जो चिड़चिड़े पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, हैव शोन, इन्होंने दिखा दिया है, दैट की स्पोर्ट कैन ऑल्सो बी ऑल्सो बर्न ब्रिजेस। तो स्पोर्ट्स भी जला सकता है ब्रिजेस को, यानी कि बॉन्डिंग को खत्म कर सकता है, रिश्तों को जला सकता है, ये मतलब है इसका। ठीक है, वर्ड देखो अच्छा आया है, पेटुलेंट। ये वर्ड हमने किया था 1000 वाली सीरीज में, आपके सामने फिर से आ गया, तो इसको मैंने ऐड नहीं करा क्योंकि ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। बर्न ब्रिजेस मतलब रिश्ते खत्म करना, जला देना, और तो कुछ नहीं है इसमें। और वर्ड इसमें आप ये देख लो, इन वन फेल स्वूप, एक ही बार में, एक साथ, एक झटके में पूरी कार्रवाई करना। अभी आओ नेक्स्ट, दिस वॉज अननेसेसरी, ये अनावश्यक था, अननेसेसरी था, मतलब जिसकी जरूरत नहीं थी, मतलब बिहेवियर की बात हो रही है। वाइल, जबकि या हालांकि, पॉलिटिक्स कास्ट डार्क शैडो ऑन द टूर्नामेंट, जो राजनीति है, कास्ट मतलब डालती है, डार्क शैडो मतलब नेगेटिव असर। जैसे हमने एक कहावत पढ़ी हुई है, नेकी कर दरिया में डाल, डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। तो कास्ट मतलब डालना, ऐसे ही कह रहे वाइल पॉलिटिक्स कास्ट, राजनीति डालती है, और डार्क शैडो एक बुरा प्रभाव टूर्नामेंट पर। फिर भी कह रहे हैं, इंडिया स्टिल हैज सम इंटरनल असेसमेंट, इंडिया के पास अभी भी कुछ आंतरिक आंकलन है, टू डील विद, निपटने के लिए, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी इंटरनल एनालिसिस करने की उनको ज़रूरत है, या कुछ भी जो भी अंदर ही कुछ प्रॉब्लम चल रही हो तो उससे डील करना चाहिए भारतीयों को। ठीक है, तो राजनीति का असर तो है, फिर भी कह रहे हैं भारत जो है हैज़ सम इंटरनल असेसमेंट, असेसमेंट होता है आंकलन, नाउन है, इंटरनल मतलब आंतरिक, और डील विद मतलब निपटना। तो भारत के लिए मतलब भारत का आंतरिक आंकलन जो है उससे निपटना बाकी है। ठीक, अब आओ नेक्स्ट, सूर्य कुमार मे हैव मेड सम स्मग रिमार्क्स, सूर्यकांत ने शायद किए होंगे स्मग रिमार्क्स, यानी कि घमंडी टिप्पणियां। यहाँ पे पहले देखो मे हैव लगा हुआ है, सूर्य कुमार सब्जेक्ट है, मेक रिमार्क्स या मेक कमेंट मतलब टिप्पणी करना, मेक का थर्ड फॉर्म मेड। ये हमारा लेसन है, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, आपके सामने। और यहाँ पे स्मग, ये अच्छा वर्ड है, मतलब जो सेल्फ सेंट्रिक हो, खुद को ज़्यादा बड़ा दिखाया गया हो, जिसमें उसको बोलते हैं स्मग। ये वर्ड नया है तो मैंने ऐड करा है, दैट इज स्मग, मतलब अत्यंत आत्मसंतुष्ट, अहंकारी संतुष्टि में डूबा। मतलब बंदा संतुष्ट तो है कि मैंने जो करा है बढ़िया किया, लेकिन अहंकारी संतुष्टि है, घमंडी, खुश मिजाज। ये जो स्मग वर्ड है ये नाउन एंड एडजेक्टिव दोनों तरह से यूज होता है, और यहाँ आत्म संतुष्ट की बात कर रहे हैं तो ये नाउन को बता रहा है, और एडजेक्टिव किस तरह से यूज हुआ है ये आप एग्जाम्पल पढ़ो इधर, यहाँ पे देखो, एक है स्मग, नाउन है, स्मग स्माइल, तो स्मग यहाँ पे एडजेक्टिव है, इनको आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोला घमंडी मुस्कान, स्मग स्माइल। और ऐसे यहाँ पे क्या लिखा है, स्मग रिमार्क्स मतलब घमंडी टिप्पणियाँ। तो सूर्य कुमार जो है उसने किया होगा स्मग रिमार्क्स, घमंडी कमेंट्स इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, तो इसने किए होंगे, बट लेकिन ही कैन नॉट हाइड, लेकिन वो छुपा नहीं सकता है हिज पुअर फॉर्म, अपनी पुअर फॉर्म को, इन दिस टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट में। नेक्स्ट वन, द लीडर क्यूमुलेटिवली
ये वर्ड हमने मैथमेटिक्स में कई बार पढ़ा हुआ है। क्यूमुलेटिव मतलब सब मिलाकर, इंग्लिश में भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, 2-3 बार जरूर इसको मैंने बताया हुआ है, ये 1000 वाली सीरीज में भी है। तो लीडर जो है, नेता जो है, लीडर की यहाँ पे बात इसकी हो रही है, सूर्य कुमार की, ठीक है, लीडर है। तो क्यूमुलेटिवली इसने मतलब कुल मिलाकर स्कोर्ड अ मेरी 72, तो इसने मात्र 72 ही स्कोर किए। नाउ लास्ट सेंटेंस, दिस इंडियन T20 यूनिट, यूनिट का मतलब है यहाँ पे इकाई, इकाई का मतलब है टीम, तो ये भारतीय T20 टीम जो है इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस, तो कह रहे हैं ये भी अभी भी क्या है, प्रोग्रेस में है इनका काम, यानी कि अभी भी विकास जो है वो करने की जरूरत है, कमियों को दूर करने की जरूरत है इसके अंदर, इस टीम के अंदर, ठीक है, इसलिए लिखा है स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस, तो इन पे अभी भी काम चल रहा है सुधार का। इवन एज, भले ही, इट सीजेज टूर्नामेंट्स, ये टूर्नामेंट को जब्त कर लेती है, सीज कर लेती है, तो इट सब्जेक्ट है, सीज मतलब जब्त करना, जैसे दुकानें सीज कर दी जाती हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए एस लगाया। तो कह रहे इवन एज, ये इवन एज का लेसन है, या इवन इफ भी लगा सकते हो। कह रहे भले ही इट मतलब इंडिया टूर्नामेंट को अपने हक में कर लेती है, जब्त कर लेती है, फिर भी कह रहे हैं कि इनके जो सुधार है उस पर अभी काम जो है वो चल रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा सब कुछ। तो जिसको रूल सीखने हैं, जिसको वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करो और सीखना शुरू करो, तो उसके बाद आप पढ़ना, आपको रिजल्ट मिलेंगे। अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।